नमस्कार। फिट रहे इंडिया के इस स्पेशल लाइव एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आमतौर पर इस लाइव के जरिए आपको बीमारियों से जुड़े हुए इलाज और बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। आज भी बात बीमारियों की होगी, उससे जुड़े हुए इलाज की होगी, लेकिन आज बीमारियां हैं फसलों की, और उससे होने वाली बीमारियां किस तरह साजिशन आप तक पहुंचाई जा रही हैं, उससे आप किस तरह से बीमार हो रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे चोट पहुंचाई जा सकती है, और एग्रो टेररिज्म के नाम पर नए जैव हथियारों के जरिए किस तरह से किसी देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता है। क्या होता है एग्रो टेररिज्म और आपको ये कैसे अफेक्ट करेगा, इसे आसान भाषा में समझाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर विजय सरदाना जुड़े हैं, जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं। ऐसे केसेस को देखते हैं जो सीधे आपसे और हमसे सरोकार रखते हैं। तो एग्रो टेररिज्म यानी खेती में होने वाला आतंकवाद क्या होता है, इसके लिए आज हमारे साथ विजय जी जुड़े हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सैकड़ों पौधों पे एक साथ बीमारी का छिड़काव कर दिया, तो ये बहुत तेजी से आपके खेत में और आसपास के खेतों में हवा के माध्यम से, बाकी तरीकों से बहुत तेजी से फैलता है और फसल का नुकसान करता है। और उसका खामियाजा क्या होता है? जब फसल का नुकसान होगा तो आपको फूड सप्लाई नहीं मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगा, और आपके किसान की इनकम खत्म होगी। तो एक तरफ आपका जो फूड सप्लाई है वो खत्म होता है, दूसरी तरफ किसान की आमदनी खराब होती है। तीसरा जो सबसे घातक परिणाम आता है कि जो फ्यूजेरियम जैसे जो फंगस हैं, जब ये ग्रो करते हैं तो ये अपने साथ टॉक्सिन पैदा करते हैं, जिसको हम वोमिटॉक्सिन बोलते हैं। जो वोमिटॉक्सिन होता है, ये जनरली बहुत सारे टॉक्सिन ऐसे होते हैं कि जब आप खाने को गर्म करते हैं, इसीलिए कहते हैं कभी ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा ये कहा जाता है कि खाने को उबाल लो, गर्म कर लो, ताकि अगर कोई इस तरह का टॉक्सिन हो तो वो खत्म हो जाए, आपका खाना वापस सुरक्षित हो जाए। लेकिन जो वोमिटॉक्सिन है, ये गर्म करने से भी नहीं खराब होता है, बस इसको हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में हीट स्टेबल टॉक्सिन। ये मैं डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूं, शायद आप जानते नहीं है, मैं बेसिकली फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट भी हूं। तो इन चीजों पे मैंने बहुत काम किया। अब सवाल इस बात का क्या है, इसको अब आम आदमी की भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि जैसे घर में आप दही जमाते हैं, आप वैसे दूध रख दो तो थोड़े समय बाद, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद वो खराब हो जाता है, फट जाता है, और आपको वो दही नहीं कहलाता। वो यही कॉन्सेप्ट कंसंट्रेटेड मात्रा में इस तरह की जो हानिकारक माइक्रोब्स होते हैं, जैसे यहां फ्यूजेरियम की बात कर रहे हैं, इसको जब आप स्प्रेड करते हैं तो वो बहुत तेजी से, दही की तरह जैसे बहुत तेजी से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, ये खेतों में मल्टीप्लाई करते हैं, फसल खराब होती है, और जो फसल बच जाती है उसमें वो थोड़ा बहुत टॉक्सिन पैदा कर देते हैं। अब वो टॉक्सिन जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो गर्म करने से भी खराब नहीं होता है या खत्म नहीं होता है, तो जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो वो कहां जाएगा? खाने से, रोटी से आपके पेट में जाएगा। और ये जो फ्यूजेरियम है, ये जनरली व्हीट, बार्ले या इस तरह के सीरियल क्रॉप्स को अटैक करता है। तो जब वो आप खाना खाओगे, कंटेमिनेटेड खाना खाओगे, तो आपके शरीर में जब वो जाता है तो वॉमिटिंग होती है, नौसिया होता है, बाकी बॉडी में बीमारियां होती हैं, और कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए तो फेटल भी हो सकता है। तो ये बहुत ही आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझा दिया। दही जमाने के एग्जाम्पल से जैव आतंकवाद को जो आपने जोड़ा, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता था। ये खबर आज क्यों चर्चा में है, हम व्यूअर्स को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देते हैं। अमेरिका ने हाल ही में चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो कि एक रिसर्चर के तौर पर मिशिगन यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी। और अमेरिकी जो बयान है, आधिकारिक बयान, उसमें ये बताया गया है कि फ्यूजेरियम ग्रेनेरियम नाम के एक फंगस को इलीगली स्मगल करके ये चीनी नागरिक अमेरिका की लैब में ग्रो करने की, यानी कल्चर करने की कोशिश कर रही थी। इसी कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि इसका एक बॉयफ्रेंड भी पहले अमेरिका में ये काम कर चुका है, और उस वजह से उसे अमेरिका से निकाला गया था। और अब ये लड़की जिसको नागरिक को पकड़ा गया है, इसके जरिए भी अमेरिका का यह दावा है, एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने अपने बयान में कहा है कि ये पॉसिबली जैव आतंकवाद यानी एग्रो टेररिज्म को फैलाने के मकसद से ये काम किया जा रहा था। सरदाना जी, अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरह की टेंशन्स हैं, उसके बीच में क्या इस बात
की संभावना को बल मिलता है कि वाकई एक ऐसे वेपन का इस्तेमाल किया जाए जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी के जरिए रोकना तो लगभग नामुमकिन है। अगर आप मेरे चैनल पे विजय सरदाना इनसाइट पे अगर आप कल का वीडियो देखें, उसका मेरा थीम ही यही था कि अमेरिका तो पकड़ लिया, क्या भारत तैयार है? एग्रो टेररिज्म एंड बायो टेररिज्म। क्योंकि देखिए, जो चीजें खतरनाक हैं वो आंखों से नहीं दिखती हैं। आप माइक्रोब्स की बात करो, बैक्टीरिया की बात करो, आप आंखों से नहीं देख सकते। कोविड में हमने वायरस का एक्सपीरियंस किया, आप आंखों से नहीं देख सकते। फंगस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज हमारे आसपास फंगस नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हम आज भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो हमारे पास है। फिर पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, आप उसको नहीं देख सकते। एंटीबायोटिक रेजिड्यूज जो हानिकारक है, आप उनको नहीं देख सकते। हैवी मेटल कंटेमिनेशन, आप उसको नहीं देख सकते। पॉल्यूटेंट्स, आप उनको नहीं देख सकते। डाइऑक्सिन्स जो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर माना जाता है, आप उसको नहीं देख सकते। कहने का मतलब यह है कि जितनी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, आप उनको देख ही नहीं सकते। इसीलिए जब आप रोड साइड पे खड़े होके खाना खाते हैं, आपको देखने में समोसा बड़ा अच्छा लगता है, फ्रूट बड़े अच्छे लगते हैं, आप कहते हो नहीं क्वालिटी अच्छी है। आप किस क्वालिटी की बात कर रहे हो? उस क्वालिटी से शरीर का कोई लेना देना नहीं। अगर मान लीजिए फल का रंग अगर पूरा हरा ना होके थोड़ा पीला हो जाए या थोड़ा लाल हो जाए, उससे कोई मरने वाला नहीं। फल का साइज छोटा बड़ा हो जाए, उससे कोई मरने वाला नहीं। ये सब हमारी सेंसरी अपीलें हैं, मतलब हमारी आंखों को दिखने वाली चीजें हैं, या नाक में खुशबू आने वाली चीजें हैं, या जबान में उसका टेस्ट अच्छा है। इन तीन चीजों से आपकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो चीजें आपको दिख नहीं रही और आप जो चीजें खरीद रहे हो, उसमें वो खतरनाक चीजें हो सकती हैं जिससे आप बीमार पड़ सकते हो। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, फेटल हो सकता है। इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि कोविड के समय में जब सारा बाजार का खाना बंद था तो हॉस्पिटल में लाइनें भी नहीं थी। तो आप इस चीज को समझिए कि जब लोग गंदा खाना नहीं खा रहे थे तो बीमार भी नहीं पड़ रहे थे, लोग घर का खाना खा रहे थे। तो अगर ये कहना कि नहीं हम यहां इस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, खाना अच्छा है, या ये चाट पकौड़ी अच्छी है, आप उसका माइक्रोबियल एनालिसिस करा लीजिए, दोबारा आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट टेस्ट करवाए थे अपनी लेबोरेटरी में जो सपोज टू बी मेडिसिन, जिसको सिरप बोलते हैं आप, हर्बल सिरप थे, कंपनियों के प्रोडक्ट्स थे, मैं नाम नहीं लूंगा। उनको जब लैब में टेस्ट कराया तो उसमें इतना ज्यादा माइक्रोबियल लोड था जो एक गंदी नाली के पानी में होता है। क्योंकि अनहाइजीनिक कंडीशंस हर जगह हैं और हमारी जो फूड सेफ्टी अथॉरिटीज हैं ये टेक्निकली कोई काम नहीं कर रही है। सॉरी टू से, उनको बुरा लगेगा, लेकिन अगर हिंदुस्तान में इतनी बीमारियां हैं, 80% बीमारियां होती हैं खराब खाने और खराब पानी से। और अगर हिंदुस्तान में हॉस्पिटल्स की कमी है, क्रिटिकल इलनेस को छोड़ दीजिए, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो सब खाने और पानी से होती हैं। चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे डायरिया हो, चाहे उससे रिलेटेड बीमारी हो, बुखार हो, जो भी हो, हेडेक हो, ये सारी चीजें होती हैं खराब पानी और खराब खाने से। और जो हमारी फूड सेफ्टी अथॉरिटीज हैं, आपने कभी उनकी एक भी रिपोर्ट देखी है कि हमने ये 4 प्रोडक्ट पकड़े हैं, ये खराब है, कंज्यूमर्स के लिए हम अपील करते हैं कि आप ये खाना ना खाएं? आज तक आपने कुछ देखा है? क्या भारत में संभव है जो अमेरिका ने किया कि पकड़ लिया एक एजेंट को और साथ में स्मगल किए हुए पाउच भी दिखाए कि ये पॉसिबल पैथोजन है और एक फंगस है जिससे टेररिज्म फैलाया जा सकता है? कि भारत में सिनेरियो हम सोच सकते हैं कभी ऐसा हो पाएगा? देखिए, जो एफएसएसएआई का आपने कहा कि उन्होंने कहा हमारे पास इंस्पेक्टर नहीं है वगैरह वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। क्योंकि हर कंपनी से रिश्वत इकट्ठी की जाती है, तो वो इंस्पेक्टर कौन है? जिस तरह से रिश्वत लेके आपने दुनिया भर के लाइसेंस बांट दिए, या तो आप लाइसेंस नहीं बांटते ये कह के कि हमारे पास इंस्पेक्टर नहीं है, हम इतने लाइसेंस नहीं दे सकते। आपने सबको लाइसेंस दे दिया, जिसको लाइसेंस चाहिए आपने सबको लाइसेंस दे दिया। अब आप कहते हैं कि इंस्पेक्टर नहीं है, ये सिर्फ बहानेबाजी है, अपनी जिम्मेवारी से भागना है।
क्योंकि हर कंपनी, हर दुकानदार फूड डिपार्टमेंट की रिश्वतखोरी से परेशान है और सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही है। मोदी साहब ने इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी टू से दिस। हर परेशान। लेकिन आपने रिपोर्ट का जिक्र किया कि एफएसएसएआई ने कभी कोई रिपोर्ट दी, जो रिपोर्ट दी नहीं उनको कितना क्रेडिबल माना जाता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। दी ही नहीं है। कहाँ है रिपोर्ट? आज तक आपने देखी? आप तो जर्नलिज्म में रहे हो, आप उनकी वेबसाइट पे जाकर देख लो। भाई किसको देंगे? अपनी वेबसाइट पे तो डालेंगे। आज तक मैंने तो रिपोर्ट नहीं देखी कि 5 कंपनियों को आपने इसलिए बंद कर दिया या कंपनियों के प्रोडक्ट आपने इसलिए बैन कर दिए कि उनको सबस्टैंडर्ड पाया गया, एडल्ट्रेटेड पाया गया, टॉक्सिक पाया गया। मैंने तो नहीं देखा। और दुख की बात क्या होती है, जो कंपनियां यहां पे माल बेच रही हैं, उनका प्रोडक्ट जब अमेरिका या यूरोप में जाता है, वो पोर्ट पे ही रिजेक्ट हो जाता है ये कह के कि ये सबस्टैंडर्ड है, एडल्ट्रेटेड है। इसका मतलब जो एफएसएसएआई की अप्रूव्ड लेबोरेटरीज हैं, वो भी फेक टेस्टिंग रिपोर्ट इश्यू कर रही हैं, क्योंकि भारत से तो कंसाइनमेंट निकल जाता है वो रिपोर्ट दिखा के, लेकिन जब वही कंसाइनमेंट अमेरिका या यूरोप के कस्टम्स पे पहुंचता है, वहां वो रिजेक्ट क्यों होता है? वो तो पैक्ड कंसाइनमेंट था, रास्ते में तो कुछ नहीं घुसेगा ना उसमें। तो आपने ये जो बात सब कही है रिपोर्ट को लेकर, आप क्रेडिबल लैब से चेक करवा पा रहे हैं। हमने 5 शहर के सैंपल अपने रिपोर्टिंग के दौरान जब एक बड़ी नामी प्राइवेट लैब को दिए थे, तो उन्होंने उन सैंपल्स को चेक करने से ये कह के मना कर दिया कि हमारी मशीनें अचानक खराब हो गई। तो प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखिए, प्राइवेट लैब्स की मजबूरी क्या है, वो सैंपल रिजेक्ट नहीं करेंगे, ये आप समझिए, वो बिजनेस है। मैंने सैंपल दिया प्राइवेट लैब को और उसने कह दिया कि मेरा सैंपल रिजेक्ट है, मैं दोबारा उसको सैंपल ही नहीं दूंगा, तो उस प्राइवेट लैब किसका सैंपल लेगी? कोई ईमानदारी नहीं चाहता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहता है। इस बात को आप मानिए, जनता को इस बात को समझना होगा। प्राइवेट लैब्स कभी भी 99% लैब्स, 1% ईमानदार हो सकती हैं, 99% लैब्स कभी भी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां उनके कंसाइनमेंट इसलिए रिजेक्ट नहीं करती हैं क्योंकि उनको वो बिजनेस हर्ट होता है, वो दोबारा उसको नहीं देगा। पहली बात, सरकारी लैब की जिम्मेवारी है, लेकिन वो काम नहीं करते हैं, वहां पे सिर्फ रिश्वत चलती है। अब वो कहेंगे कि साहब आपके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि हिंदुस्तान में जितने लोग बीमार हो रहे हैं, मैं फूड इंडस्ट्री से हूं, मैं जानता हूं बाजार में किस क्वालिटी का माल मिल रहा है। जब सबको पता है कि मिलावट है, सरसों के तेल में दुनिया भर की मिलावट है, कितने पकड़े आपने? घी में मिलावट है, कितने पकड़े? दूध में मिलावट है, कितने पकड़े? पनीर और खोए में मिलावट है, कितने पकड़े? तो ये सब कहने की बात, कोई नहीं पकड़ता, सिर्फ रिश्वत दी जाती है, सैंपल पास किए जाते हैं, और ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीका है। मोदी जी कहें कि साहब देश में रिश्वत खत्म हो गई है, तो जो लोग फील्ड में है वो बता देंगे आपको। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कि जो अमेरिका में पकड़ लिया गया, देखिए 2005 के अंदर मैंने एक भारत सरकार को रिपोर्ट दी थी, 2004-5 की मैं बात कर रहा हूं, इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको शायद वो मिल भी जाएगा, कि इंपोर्टेड एप्पल जो आ रहे हैं भारत के अंदर, उसमें मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि ये जो आ रहे हैं कंसाइनमेंट अमेरिका से, दुनिया भर में एप्पल के अंदर करीब 365 तरह की बीमारियां लगती हैं। ठीक है, हर देश में कोई ना कोई बीमारी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आप उसके अंदर अगर आप देखें, ये मैं आपको खबर बता रहा हूं 8 फरवरी 2012 की, फिर आप देखिए 2007 में, 6 में, मैं भारत सरकार को रिटर्न डॉक्यूमेंट में ये दे रखा है कि 199 बीमारियां ऐसी हैं जो अमेरिकन एप्पल्स में हैं, जिसको हम क्वारंटाइन पेस्ट बोलते हैं, जो बीमारियां भारत में नहीं है। अगर वो बीमारी इंपोर्टेड कंसाइनमेंट में और भारत में है, तो आप उसको क्वारंटाइन थ्रेट इसलिए नहीं मानते क्योंकि वह बीमारी आपके देश में ऑलरेडी है, तो कुछ नया काम नहीं हो रहा है। लेकिन 199 बीमारियां या इंसेक्ट्स ऐसे थे जो भारत में नहीं थे, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। और ये मेरा कहना नहीं था, ये कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर ब्यूरो इंटरनेशनल, केबी के नाम से, यूके की एक संस्था है जो पूरी दुनिया में इस तरह के डेटाबेस को हमेशा अपडेट रखती है।
उनके हवाले से रिसर्च चाहिए। उनका डेटाबेस मैंने स्टडी करके रिसर्च बनाई थी। मैंने भारत सरकार को लिखा कि हमारे यहां पे क्वारंटाइन थ्रेट है। भारत सरकार कहती है हम नहीं मानते। हम इतने कैजुअल हैं हमारी बायो सिक्योरिटी को लेकर, और उसका खामियाजा पिछले 2 साल पहले भारत को देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि हमारे पे थ्रेट नहीं आया। फॉल आर्मी वॉर्म, आप नेट पे जाके देखिए, मक्के के ऊपर लगने वाली ये बीमारी है। ये भारत में नहीं थी, ये विदेश से आई है बीमारी। कैसे आई? हमने बीमारी इंपोर्ट करी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कंसाइनमेंट विदेश से आ रहा है, मटेरियल जो इंपोर्ट हो रहा है, हम उसको ढंग से टेस्ट ही नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरा, आपने ये देखा कि ये फिजेरियम का सैंपल पकड़ा गया जो अनऑथराइज्ड इंपोर्ट था अमेरिका में। पूरी दुनिया में आप जापान जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, यूरोप जाइए, किसी भी डेवलप्ड नेशन में जाइए, वो आपको पहले डिक्लेरेशन लेते हैं हवाई जहाज के अंदर ही कि आप कोई भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मीट, एग, फिग्स कुछ नहीं लेके आएंगे। यहां तक कि फूल भी लेके नहीं जा सकते अपने साथ। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनको पता है कि इन चीजों से बीमारियां आती हैं। अगर आपके जूते पे मिट्टी भी लगी होगी तो वो कहेंगे आप पहले जूता ढंग से साफ करिए बाहर क्वारंटाइन एरिया में, उसके बाद आपको जाने दिया जाएगा, नहीं तो जूता उतरवा लेते हैं वो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सॉइल में अगर एक बार कंटामिनेशन हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर आपने कभी किसी कस्टम ऑफिशियल या भारत सरकार के अधिकारी को ये जांच करते देखा है? हमारे यहाँ वो घड़ियां ढूंढते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ढूंढते रहते हैं, सोना ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उसमें कमाई का साधन है कि जो भी पकड़ा जाएगा ले दे के हिसाब करके वो निकाल लेगा, स्मगलिंग कर लेगा। लेकिन अगर मैं आधा ग्राम भी या 1 ग्राम भी पैथोजन लेके आ रहा हूं और कुछ भी नहीं करूं, मैं अपने पेन में डाल के लिया हूं, आप कैसे पकड़ोगे? आपके हाथ में मैं पेन भी दे दूंगा, आप कहोगे अच्छा ये पेन है, खोल के देखोगे पेन है, रख के दे दिया। हमारे यहाँ पे ना तो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है, ना हमारे यहाँ पे उस तरह की सोच है, ना हमारे वहां पे वो बेसिक फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और यहां तक कि हम कस्टमर्स जो इंपोर्ट हो, जो हमारे यहाँ पे पैसेंजर बाहर से आते हैं, हम उसे पूछते तक नहीं है, तो वो बताएगा क्यों भाई? रॉन्ग होगा नहीं कि सेफ भी चेक करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये चीजें सेंसिटिव नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं 2007-8 में जब ये मैं बातें उठाता था, 6-7-8 की बात है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती थी दिस इज वेस्ट ऑफ मनी। क्वारंटाइन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए फंड रिलीज नहीं किया जाता था कि इसकी सबकी क्या जरूरत है, व्हाई यू आर वेस्टिंग मनी। तो हमारी सोच, आज जो हम बात कर रहे हैं, जो टेररिज्म की एक खबर आई, उसके जरिए आज ये बहस देश भर में हो रही है। और आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया, जब जर्मनी ने ब्रिटेन के खिलाफ, ऐसा कहा जाता है कि जैव आतंकवाद को इस्तेमाल किया था। क्या हम ये मान के चले कि भारत में तो पहले से इस तरह के बहुत सारे बायोलॉजिकल वेपन हमारे खेतों में और हमारी फसलों के जरिए हम तक पहुंच रहे होंगे? जब आपने वीट इंपोर्ट करना शुरू किया था अमेरिका से, तब आप वो वीड्स भी साथ में ले आए थे जो आज आपके किसानों को आज तक तंग कर रही है। आप समझे? ये जो बीमारियां हैं ना, वीड्स हो, पेस्ट हो, फंगस हो, ये आपके इकोसिस्टम से जाती नहीं। आप कोविड देख लीजिए, मैं हमेशा से कह रहा था जब से कोविड शुरू हुआ कि कोविड हिंदुस्तान से कभी जाने वाला नहीं है, कहीं से भी नहीं जाएगा। हम सिर्फ उसके साथ जीना सीख लेंगे, चाहे हम वैक्सीन डेवलप करें, चाहे हाइजीनिक सिस्टम इंप्रूव करें, या वो कोविड की जो कंसंट्रेटेड वायरस है वो कहीं किसी कोने में दब जाए और जब मौका मिलेगा वो फिर फुट के निकलेगा। आजकल देख लो, अब वापस 4000 केसेस कोविड के हो गए। बिल्कुल, आप तो सर एक्सपर्ट हैं। जब कोविड आया था तब भी ये बात हो रही थी कि क्या ये चाइना की साजिश है, वुहान की एक लैब से उसे दुनिया भर में फैलाने की। तो कभी कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस अगर एक बार फूड चेन में, आपके इकोसिस्टम में, एनवायरमेंट में आ गया, तो क्या उसे निकालना संभव है? देखिए, हमारे यहाँ पे स्मॉल पॉक्स है, हमारे यहाँ येलो फीवर है, ये जो बीमारियां हैं ना, ये 600-600 साल पुरानी है। रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूं। आप जाके इंटरनेट पे देखिए, एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता लगेगा कि सबसे पुराना पेंडेमिक या जो बायो टेररिज्म की जो बात है, ये
600 BC के आसपास का है, जब फसलें नष्ट हुई थी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय साइंस नहीं थी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, आइडेंटिफिकेशन नहीं था, ये प्रॉब्लम्स थी, तो आप वो साइंटिफिक हिस्ट्री शायद नहीं मिलेगी। लेकिन ये जब चीजें, फसलें खराब होती थी, तो ये क्यों होती थी? यहां तक कि अगर आप देखें चंगेज खान के टाइम पे, बाबर अकबर के आने से पहले जब आक्रांता आते थे, तो वो क्या करते थे? वो अपने साथ बीमार जानवरों को लेके चलते थे कि जिस देश में आक्रमण करेंगे उनके हेल्दी एनिमल्स के बीच में बीमार जानवर छोड़ देंगे, ताकि हेल्दी एनिमल बीमार हो जाए और वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए। तो ये नई चीज नहीं। जमाने से आज हम 2025 में हैं सरदाना जी, जो लोग हमें सुन रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि क्या हमारे घर में जो खाना आ रहा है उसके जरिए जैविक हथियार तो नहीं आ रहे जो हमारे अंदर जा रहे हैं? तो कोई सॉल्यूशन, कोई रे ऑफ होप नजर आती है? मैं आज भी आपको बता देता हूं, मैं लास्ट वीक वियतनाम था। जितने भी ये जो फंगस है, इससे जो टॉक्सिन पैदा होता है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है माइकोटॉक्सिन। ओके, माइकोटॉक्सिन पे स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड ये कहता है कि फूड में ये नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। और स्टैंडर्ड ये कितना खतरनाक है, आप इसको साइंटिफिकली ये देखिए। हम बोलते हैं पेस्टिसाइड जहर है, ठीक है, खाने में पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए। पेस्टिसाइड को नापने का जो पैरामीटर है वो है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख के अंदर एक हिस्सा, ठीक। माइकोटॉक्सिन को जो नापने का पैरामीटर है वो है ppb, पार्ट्स पर बिलियन, मतलब 1000 गुना ज्यादा खतरनाक माना जाता है इसको पेस्टिसाइड से, 1000 गुना ज्यादा। तो हमारे यहां से आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग? हम मक्के से इथेनॉल बना रहे हैं। जब आप मक्के से इथेनॉल बनाते हो तो बाकी जो बच जाता है उसको बोलते हैं DDGS, ठीक है। जो डिस्टिलरी ग्रेन है, ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन, ये पशु के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में। हम हिंदुस्तान से इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारे उस DDGS के अंदर माइकोटॉक्सिन की मात्रा ज्यादा है, जो स्टैंडर्ड से ज्यादा है, और पूरी दुनिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और हम यहाँ कुछ बना रहे हैं, और हम बना रहे हैं, हम अपने ही पशुओं को खिला रहे हैं। अब वो माइकोटॉक्सिन वहां से मक्के से होके DDGS में, DDGS से होके पशु के चारे में, पशु के चारे से पशु में, और पशु से आने वाला दूध, अंडा, मीट, मछली, उसको हम खा रहे हैं। जी। लेकिन इस पे भारत सरकार जागी नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है। तो जितना आप बात कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी एक ऐसा कंटामिनेंट, कोई पैथोजन आपने सॉइल में, खेती में, डेयरी में छोड़ दिया, तो वो आप तक पहुंचना है, ये तय है। अभी जिस फ्यूजेरियम विमेनियम की बात हो रही है कि हेड ब्लाइट से करता है और फसल को बर्बाद कर देता है, लेकिन वो फसलों के जरिए कहीं ना कहीं आबादी को भी खतरा पहुंचाता होगा जरूर। मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे ये जो माइकोटॉक्सिन है ये हीट स्टेबल है। अगर आप इसको मान लीजिए कि माइकोटॉक्सिन आपके आलू में है, पुट एग्जांपल, या आपकी रोटी में, गेहूं में है, दाने में, आपने रोटी बनाई, तवे पे रोटी सेकी, गर्म हो गई, रोटी पक गई, लेकिन टॉक्सिन आज भी जिंदा है उसके अंदर, टॉक्सिन नहीं मरा है, बैक्टीरिया। माइकोटॉक्सिन पैदा करने वाला फंगस गर्मी में मर जाएगा, लेकिन माइकोटॉक्सिन जिंदा रहेगा और वो आप तक पहुंचेगा और बीमारियां करेगा। इसीलिए बहुत सारे कैंसर का स्टेज है अभी। अगर रोटी आप खाओगे तो जो खाएगा उसी के पेट में जाएगा ना, पड़ोसी के तो जाएगा नहीं। सरदाना जी, जो लोग कहते हैं कि हमारा तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, ये कैंसर हमें पता नहीं कहाँ से हुआ, ये बीमारी कहाँ से हुई, शायद आप कहीं ना कहीं उसी के बारे में बता रहे हैं कि आप तक जो चीजें पहुंच रही हैं वो वही कैंसर दे रही हैं। कैंसर के अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा ना कि ये जो फिजेरियम का टॉक्सिन है, ये वॉमिटॉक्सिन है, ये वॉमिटिंग करता है, कैंसर नहीं करता। लेकिन अगर आपके शरीर में वॉमिटिंग है, आपका अंदर से शरीर टूट रहा है, आपका सिर चकरा रहा है, आप हेल्दी नहीं है, तो क्या आप ऑफिस जा सकते हैं?
क्या आप काम कर सकते हैं? और तो आप तो gradually आपकी immunity low हो रही है। टेक्निकली तो आप डिफंक्ट हो गए ना। भारत जैसे देश के लिए मैं आपसे फिर वही सवाल करूंगी, कोई रे ऑफ होप आपको नजर आती है जहां अभी भी हम कहते हैं कि हम कृषि प्रधान देश हैं, हम खेती पर जिंदा रहते हैं, हमारी इकोनॉमी खेती से चलती है, उसमें क्या आपको दिखता है इस बायो टेररिज्म, एग्रो टेररिज्म को रोकने का कोई तरीका है? जब तक भारत की जनता सोती रहेगी, हाइजीन और फूड सेफ्टी पे ध्यान नहीं देगी और ये समझेगी कि सरकारी डिपार्टमेंट कर लेंगे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको तनख्वाह मिल रही है, आप क्या खा रहे हो नहीं खा रहे, वो कहेंगे हम क्या करें, कस्टमर चॉइस है। दूसरी तरफ सरकार इसलिए सख्त नहीं होती, वो कहते हैं नहीं एम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, इन्वेस्टमेंट का इश्यू है, तो उनके लिए शहद से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक आप और हम इस पे चर्चा करके लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। क्योंकि सरकार तभी जागती है जब जनता शोर मचाती है। प्रधानमंत्री, अगर फसलों के जरिए इकोनॉमी को बर्बाद करने की साजिश कोई देश करता है दूसरे देश के खिलाफ, तो सबसे पहले तो सरकार को जागने की जरूरत है। दूसरी लेकिन बात, आम आदमी के हाथ में क्या है? जब तक सरकार, देखिए सरकार कब जागेगी, जब उसको पता होगा। जागने के दो तरीके हैं, या तो आप प्रिवेंटिव अप्रोच करो या आप रिएक्टिव अप्रोच करो। प्रिवेंटिव अप्रोच के लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा, आप में नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए कि मुझे उसको रोकना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीयत। नीयत होती है तो सारे रास्ते निकल जाते हैं। आज हमें हिंदुस्तान में अच्छी सड़कें चाहिए तो सरकार बजट बना लेती है ना। हमें नए एयरपोर्ट चाहिए तो सरकारों ने अरबों रुपए का एयरपोर्ट बनवा दिए। लेकिन पोर्ट पे बायो टेररिज्म को रोकने के लिए लेबोरेटरी चाहिए, वो नियत नहीं है, इसलिए पैसा नहीं है। नहीं तो लेबोरेटरी तो एयरपोर्ट से सस्ती होगी ना। बिल्कुल सही बात है। भारत पाकिस्तान के युद्ध में जितना आप जितनी एक वीआईपी व्हीकल आता है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर के लिए एक व्हीकल, क्योंकि हमें उनकी सुरक्षा चाहिए, हमने उस व्हीकल पे पैसा लगाया और वो जरूरी है। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का जो सेफ्टी व्हीकल है, उससे आसानी से हम एक वर्ल्ड क्लास लैब लगा सकते हैं, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो अगर जितने एंट्री पॉइंट्स हैं, पोर्ट्स और एयरपोर्ट 100 होंगे, तो 100 गाड़ियों का खर्चा है, 100 का मतलब 1000 करोड़। आपका हर हफ्ते जो या पर डे जो जीएसटी है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है। ब्रिज का जो इनॉग्रेशन हुआ, उसका बजट 1000 करोड़। मेरा सिर्फ इतना कहना, एक दिन का जीएसटी अगर आप बायो सिक्योरिटी पे लगा दोगे, एक दिन का, आप इस देश को अगले कई दशकों तक सुरक्षित कर पाओगे। एक दिन का जीएसटी चाहिए। इसका मतलब हमारी सोच नहीं। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि अब कन्वेंशनल वॉर का जमाना चला गया। अब हमने देखा अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, तो तोप सामने नहीं आई, लेकिन ड्रोन के जरिए लगातार अटैक्स दोनों तरफ से होते रहे। जैसे सरदाना जी कह रहे हैं कि जैव आतंकवाद, एग्रो टेररिज्म, ये वो रास्ता है जिसके लिए अभी हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है पहले से भारत उससे जूझ रहा है। बहुत तरह के जैविक पैथोजेंस जो है वो खेती में, डेयरी प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनकी बीमारियों से भारत जूझ रहा है। अब उसको रोकने के लिए जागने की जरूरत है। अगर एक कॉन्वॉय की कार का एक हर एयरपोर्ट में एक लैब बना सकता है, तो फूड इंस्पेक्टर भी आ ही सकते हैं, मेरा ख्याल है। बिल्कुल आ सकते हैं। देश की जनता पैसे दे रही है ना, जीएसटी दे रही है, टैक्स दे रही है, इंस्पेक्टर्स को तनख्वाह दी जा रही है, तो वो रिश्वत क्यों ले रहे हैं? तनख्वाह ले रहे हैं ना देश की जनता से। तो जब जनता उनकी परिवार की पूरी देखभाल कर रही है, तनख्वाहें दे रही हैं, तो जब ये इंस्पेक्टर इस तरह के खतरनाक चीजों को टेस्ट करके जनता को जागरूक नहीं करते, तो उसे ऐसे इंस्पेक्टरों के लिए मैं कहता हूं कि ये आतंकवादियों के साथी हैं। क्योंकि जो काम आतंकवादी कर रहा है, जो आपके देश की इकोनॉमी और हेल्थ को डैमेज कर रहा है बायो टेररिज्म से, उसको आप नहीं पकड़ रहे हो और उस पर जांच भी नहीं कर रहे हो, और पकड़ में आता है तो आप उस जानकारी को जनता के बीच में नहीं लाते हो, तो इसका मतलब आप आतंकवादी के साथी हुए ना, आप उसके एजेंडा में हेल्प कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। ऐसे भ्रष्टाचारी इंस्पेक्टर्स को आतंकवादियों का साथी मानना चाहिए। एक कोविड वायरस ने पूरी दुनिया में क्या किया वो हम देख चुके हैं। उसका खामियाजा भारत समेत पूरी दुनिया में भुगता है।
एक एग्रो टेररिज्म का छोटा सा पैथोजन, एक फंगस, एक बैक्टीरिया अगर आपके सॉइल और इकोसिस्टम में साजिशन पहुंचाया जाता है, यानी एक तो होता है कि कॉन्टेमिनेशन के थ्रू आ गया, लेकिन अगर साजिशन पहुंचाया जाता है तो उसका वॉल्यूम कितना बड़ा हो सकता है, तबाही किस हद तक हो सकती है, किस तरह की बीमारियों से आने वाली आबादी जूझ सकती है। ये खबर सिर्फ उस खतरे का इशारा भर है और ये खबर ये भी बता रही है कि उस खतरे के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। समय आ चुका है कि सरकारें जागें, बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस के जरिए जो युद्ध लड़ने की तैयारियां अब दुनिया कर रही है, उसके लिए भी अपने सिस्टम को तैयार करें। बहुत बहुत शुक्रिया सरदारा जी, आपने बहुत आंखें खोलने वाला एक विश्लेषण लोगों के लिए किया है और बहुत आसान तरीके से एग्रो टेररिज्म को आम आदमी से जोड़कर बताया है। थैंक यू सो मच। फिट रहे इंडिया पर आप हमारे साथ जुड़िए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक उनके जवाब पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।